सो हेलो गाइस, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। कहते हैं कि जो सेल होता है वो बेसिक यूनिट होती है ऑफ लाइफ की, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। कहते हैं ऑल ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सेल का बना होता है। अगर बॉडी में एक सेल पाया गया तो यूनिसेलर, कई सेल पाया गया तो मल्टीसेलर। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो कैपेबल होता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए, और अपने जीवन के जितने भी एसेंशियल वर्क होता है वो परफॉर्म कर लेता है। सेल जो होता है वो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने पहली बार लाइव सेल को देखा था। रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में न्यूक्लियस की खोज की थी। सेल थ्योरी 1838 में मैथियस स्लीडर ने दिया था, जो एक जर्मन बोटैनिस्ट था। और ये जो है ये प्लांट पर ऑब्जर्व किए, इन्होंने बताया कि ऑल प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल। इनकी स्टेटमेंट क्या, ध्यान सुनिएगा। ऑल प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट। जबकि जो थियोडर स्वान था वो 1839 में बताया, ब्रिटिश जोलॉजिस्ट था वो, और उसने क्या बताया कि सेल हैड थिन आउटर लेयर, जिसको अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। सेल क्या होता है, सेल के बाहर एक थिन आउटर लेयर होती है। इसने प्लांट पे भी स्टडी किया, ठीक है, और बताया कि सेल वॉल का पाया जाना प्लांट का यूनिक फीचर है। स्वान ने हाइपोथेसिस दिया कि एनिमल और प्लांट की जो बॉडी है वो सेल की बनी है और सेल का ही प्रोडक्ट है। स्लीडर और स्वान दोनों ने मिलकर के सेल थ्योरी को दिया, बट इनकी थ्योरी ये नहीं बता पाती कि नया सेल कहाँ से आया। इस तरह रूडो आते हैं, वो सेल थ्योरी को एक्सटेंड देते हैं और कहते हैं एवरी सेल या न्यू सेल आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल ओमनीज सेलुला ई सेलुला। तो सेल थ्योरी को मॉडिफाइड किया, सेल थ्योरी को एक्सपेंड किया, और अब सेल थ्योरी को दो स्टेटमेंट में जानते हैं। सेल थ्योरी क्या है, ऑल सेल all living organisms are composed of cell and product of cell. All cell arise from pre-existing cell. अगर हम सेल के ओवरव्यू की बात करें तो एक टिपिकल जो एनिमल सेल होती है वो चीक सेल है ह्यूमन की, और अगर प्लांट सेल की बात करें तो ओनियन की पील सेल, ओनियन की पील है ना। और प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है। सेल जो होता है वो यूकैरियोटिक जो सेल होती हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, उसमें यूकैरियोटिक होती है, और जो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होती उसको प्रोकैरियोटिक कहते हैं। इसमें सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स जो होता है साइटोप्लाज्म कहते हैं, वो दोनों में पाया जाता है। साइटोप्लाज्म मेन एरेना होता है सेलुलर एक्टिविटीज़ का, ठीक है, और बहुत तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं सेल को लिविंग स्टेट में रखने के लिए। इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल में कई मेम्ब्रेन से बधे हुए डिस्टिंक्ट ऑर्गेनल पाए जाते हैं, जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडी, वैक्यूल। प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं पाए जाते हैं। राइबोसोम जो होता है वो नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल होता है, वो फ्री पाया जाता है साइटोप्लाज्म में, यूकैरियोटिक में भी और प्रोकैरियोटिक में। राइबोसोम जो होता है वो केवल साइटोप्लाज्म में ही नहीं बल्कि दो ऑर्गेनल के अंदर भी पाया जाता है, जैसे क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, लेकिन जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके ऊपर पाया जाता है। एनिमल की सेल जो होती है उसमें एक और नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जिसको सेंट्रोसोम कहते हैं, जो सेल डिवीजन में मदद करता है। ये प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। सेल का जो साइज होता है, शेप होता है, वो उनकी एक्टिविटी पर के आधार पे बहुत बदलता रहता है। माइकोप्लाज्मा जो होता है स्मॉलेस्ट सेल होता है, 0.3 माइक्रोमीटर इसका साइज़ है। बैक्टीरिया में 8 लीटर है तो इसका 3 से 5 माइक्रोमीटर साइज़ है। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल सिंगल सेल जो है वो ऑस्ट्रिच का एग है। और अगर हम बात करें आरबीसी का शेप, तो आरबीसी का शेप जो होता है वो 7 माइक्रोमीटर होता है, 7 माइक्रोमीटर होता है। आरबीसी का डायमीटर है 7 माइक्रोमीटर। लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो नर्व सेल है। लार्जेस्ट सेल की बात करें तो फीमेल की ओवम है। स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो स्पर्म है मेल का, ठीक है। सेल का जो शेप होता है वो भी बदलता रहता है। ये डिस्क जैसे हो सकते हैं, पॉलीगोन जैसे हो सकते हैं, कॉलमनर जैसे हो सकते हैं, क्यूबॉइड जैसे हो सकते हैं, थ्रेड लाइक हो सकते हैं, इवन इरेगुलर भी हो सकते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम सबसे पहले बात करें तो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पेपियल्लो, प्लीरो, निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये जो होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल को। ये जो होते हैं स्मॉलर होते हैं और तेज़ी से डिवाइड करते हैं कंपैरिजन टू यूकैरियोटिक सेल, और इनका शेप और साइज भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा बदलता है। इनके जो 4 बेसिक शेप होते हैं वो बैसिलस रॉड जैसे, कोकस स्फेरिकल जैसे, विब्रियो कॉमा जैसे, और स्पाइरलम स्पाइरल होते हैं। और बैसिलस वाले पर क्या हो पाया जाता है, स्पोर पाया जाता है, याद रखना। कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन दो प्रोकैरियोट्स, चाहे जो प्रोकैरियोट्स में जो
फंडामेंटल है, उनका जो बनावट वो सिमिलर है, बट इनका फंक्शन क्या है, अलग अलग है। ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, ये एनसीईआरटी की लाइन है। सेल वॉल जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल वाज सराउंडिंग, मतलब इनमें सेल वॉल पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन भी होता है, लेकिन माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता है। और जेनेटिक मटेरियल जो होता है इनका नेक्ड होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ढका नहीं होता है। मेन जीनोमिक डीएनए के अलावा इनमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए, जिसको प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड जो होता है यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर देता है बैक्टीरिया को, फिनोटिपिक कैरेक्टर, और ये रेजिस्टेंस बनाता है बैक्टीरिया को एंटीबॉडी के लिए। ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है यूकैरियोट में पाया जाता है, और यूकैरियोट में पाया जाता है, ध्यान देना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह रहा है कि जैसा सेल ऑर्गेनल यूकैरियोट में पाया जाता है, ऐसा कोई भी सेल ऑर्गेनल प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाता है एक्सेप्ट राइबोसोम। प्रोकैरियोट में समथिंग यूनिक होता है इंक्लूजन बॉडी के रूप में, और एक स्पेशल सेल मेम्ब्रेन का डिफरेंशिएटेड रूप होता है, इसको मीजोसोम कहते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है प्रोकैरियोट का। अब ये मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है। ठीक, सेल इन्वेलप की बात करें तो ज़्यादा तो जो प्रोकैरियोटिक हैं या पार्टिकुलरली बैक्टीरिया जो हैं वो उनका कॉम्प्लेक्स सेल इन्वेलप होता है, और टाइटली बाउंड 3 लेयर की होती है। आउटर मोस्ट जो होती है ग्लाइकोकैलिक्स होती है, उसके बाद सेल वॉल होता है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ये मिल करके सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट का काम करती हैं। और कह रहा है कि बैक्टीरिया को उनके सेल इन्वेलप की स्टेनिंग के बेस प्रोसीजर के बेस पर 2 भाग में बांटा गया है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव। अगर टेकअप ग्राम स्टेन तो ग्राम पॉजिटिव, एंड डू नॉट तो क्या वो कहेंगे, उसको ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया बोलेंगे। ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है उसका कंपोजिशन और थिकनेस जो होता है अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग होता है। ये लूज सीथ की तरह हो सकती है, इसको स्लाइम लेयर कहेंगे, जबकि ये थिक और टफ भी हो सकती है, इनको कैप्सूल कहेंगे। सेल वॉल जो होता है वो बैक्टीरिया को शेप प्रोवाइड करता है और स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी देता है। इसके अलावा बैक्टीरिया को बस्टिंग और कोलैप्सिंग से बचाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है सेलेक्टिवली परमेबल होता है, और नेचर में आउटर वर्ल्ड से इंटरेक्ट भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही करता है। स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर मीजोसोम होता है, जो कि एक्सटेंशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ये एक्सटेंशन जो होते हैं वो वेसाइकल, ट्यूबल्स और लैमेली के रूप में हो सकते हैं। ये सेल वॉल बनाने में, डीएनए रेप्लिकेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल में, है ना, रिस्पायरेशन में, सिक्रीशन प्रोसेस में, इंक्रीज टू सरफेस एरिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट, इतनी काम इनकी होती हैं। कुछ प्रोकैरियोटिक सेल जैसे साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं, इनमें एक और मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जिसको क्रोमैटोफोर कहते हैं, जिसमें पिगमेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस में क्या करता है, मदद करता है। बैक्टीरिया की जो सेल होती है वो मोटाइल हो सकती है, नॉन मोटाइल हो सकती है। अगर वो मोटाइल होंगे तो उनमें फ्लैजेला पाया जाएगा। बैक्टीरिया में जो होता है एक से ज़्यादा फ्लैजेला पाए सकते हैं। फ्लैजेला जो होती है मेन 3 पार्ट होती है, फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडी। ठीक है, और जो सबसे लंबा पार्ट होता है वो फिलामेंट होता है। फ्लैजेला के अलावा इनमें पिलाई और फिम्बरी होता है। इनके सरफेस पे पिली जो होता है इलांगेटेड ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो स्पेशल प्रोटीन ट्यूब पिलिन से बना है। फिम्बरी जो होते हैं ब्रिसल लाइक फाइबर होते हैं, बैक्टीरिया को रॉक इन स्ट्रीम पर क्या करने के, अटैच होने में मदद करते हैं ताकि वो बह ना जाए। अगर हम इनके राइबोसोम की बात करें तो बैक्टीरिया में जो राइबोसोम होता है वो 70s टाइप का राइबोसोम होता है, और ये जो राइबोसोम होता है वो 2 यूनिट से इसका जो साइज होता है 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर तक हो सकता है। नैनोमीटर है 15 से 20 नैनोमीटर। और ये जो बना हो 50 से 130 से मिलके बना 70 वाला राइबोसोम जो होता है मेन साइट होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। और राइबोसोम जो होता है सिंगल एमआरएनए से अटैच होकर के पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम बनाता है। पॉलीसोम जो होता है राइबोसोम ऑफ पॉलीसोम ट्रांसलेट द एमआरएनए इनटू प्रोटीन, एमआरएनए को प्रोटीन बदल देता है। इंक्लूजन बॉडी जो होता है इनमें रिजर्व मटेरियल के रूप में प्रोकैरियोट में पाया जाता है। और नॉट मेम्ब्रेन बाउंड ये भी नहीं है, ध्यान रखना, मेम्ब्रेन बाउंड इंक्लूजन बॉडी नहीं है। ये पाए जाते हैं फॉस्फेट ग्रेन्यूल के रूप में, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल के रूप में, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल के रूप में। गैस वैक्यूल भी पाए जाते हैं ब्लू ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। और यहाँ हमारा प्रोकैरियोटिक सेल खत्म होता है। स्टार्ट करते हैं हम यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोटिस्टा, प्लांट, फंजाई, एनिमल, इन सब में यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है। इनमें एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन पाया जाता है क्योंकि इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल पाया जाता है। यूकैरियोटिक में जो होता है वो वेल डेवलप्ड
न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की न्यूक्लियर इन्वेलप के साथ ढका होता है। इसके अलावा यूकैरियोट में जो होता है कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो क्रोमोसोम के रूप में ऑर्गेनाइज होता है। सभी यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं आइडेंटिकल नहीं होते हैं, प्लांट और एनिमल सेल अलग अलग होते हैं, क्योंकि प्लांट के सेल में सेल वॉल पाया जाता है, प्लास्टिड पाया जाता है, बड़ा सा वैक्यूल पाया जाता है जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। दूसरी तरफ अगर देखें तो एनिमल सेल में सेंट्रियोल होता है जो कि प्लांट सेल में नहीं पाया जाता सेंट्रियोल, ठीक है। और हम चलो देखते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन को जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खोजा गया 1950 में, तो उसके बाद इसकी स्टडी आसान हुई, नहीं तो उससे पहले ह्यूमन की आरबीसी पर खोज की जा रही थी। लिपिड और प्रोटीन का मेनली ये बना होता है। मेजर लिपिड जो होता है फास्फोलिपिड होता है। लिपिड जो होता है वो हाइड्रोफोबिक उसका टेल होता है, लेकिन हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। नॉन पोलर टेल जो होता है वो सैचुरेटेड कार्बन से बना, किससे? सैचुरेटेड कार्बन से बना है, जो प्रोटेक्टेड होता है एक्वस एनवायरनमेंट से। इसके अलावा फास्फोलिपिड के अलावा इसमें कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। बाद में जब बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन किया गया सेल मेम्ब्रेन का, तो पाया गया कि ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। इसमें जो एरिथ्रोसाइट में प्रोटीन होता है वो 52% होता है, ठीक है, 52% होता है। और जो लिपिड होता है वो 40%। लिपिड 40, लिपिड 40, लिपिड 40 और प्रोटीन 52, प्रोटीन 52। ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के बेस पर अगर देखें तो मेम्ब्रेनस प्रोटीन को दो भागों में बांटा गया कि इंटीग्रल प्रोटीन और एक पेरीफेरल प्रोटीन। पेरीफेरल प्रोटीन जो होते हैं वो सरफेस पे होते हैं, और जबकि इंटीग्रल प्रोटीन जो होते हैं पार्सली या टोटली बरीड होते हैं। सिंगर और निकोलसन के मॉडल की बात करें जो 1972 में दिए गए थे, वो सबसे एक्सेप्टेड मॉडल होता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नाम से जाना जाता है। इनके अकॉर्डिंग क्वासी फ्लूइड नेचर जो होता है लिपिड का, ये इनेबल करता है मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवर ऑल बाई लेयर। प्रोटीन के मूवमेंट क्वासी फ्लूइड नेचर की वजह से होते हैं। किसकी क्वासी फ्लूइड नेचर? फ्लूइड के क्वासी फ्लूइड नेचर की वजह से होता है। कह रहा है कि फ्लूइड नेचर होने की वजह से ये सेल ग्रोथ कर लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन कर लेते हैं, सिक्रेशन कर लेते हैं, इंडोसाइटोसिस कर लेते हैं और सेल डिवीजन भी आसानी से कर लेते हैं। इनका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो क्या होता है? सेलेक्टिवली परमेबल होते हैं, और जो मेनी मॉलिक्यूल होते हैं विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी के पैसिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर आपको लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन जाना तो आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। जनरली पैसिव ट्रांसपोर्ट में हायर टू कहाँ जाता है? लोअर जाता है। अच्छा, वाटर का जो मूवमेंट होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन लोअर कंसंट्रेशन हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो नहीं जा सकते हैं नॉन पोलर लिपिड मॉलिक्यूल से, इसलिए उनको कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। इस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। कुछ आयन जो होते हैं वो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाना चाहते हैं, जिनके लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, जिनको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप। सेल वॉल की बात करें तो ये नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है। सेल वॉल जो होता है आउटर कवरिंग होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, फंजाई और प्लांट में पाया जाता है। और सेल वॉल जो होता है वो केवल सेफ ही नहीं बल्कि उसको मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से भी बचाता है। सेल टू सेल इंटरेक्शन करने के लिए बैरियर होता है ना। एल्गी हैव सेल वॉल। एल्गी की जो सेल वॉल होती है सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैग्नीज और मिनरल जैसे कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। जबकि जो प्लांट की सेल वॉल होती है सेलुलोज, हैवी सेलुलोज और पैक्टिन और प्रोटीन की बनी होती है। प्राइमरी सेल वॉल जो होती है कैपेबल होती है ग्रोथ के लिए, और धीरे धीरे ये डिमिनिश हो जाती है और मैच्योर होकर के बना लेती है क्या? सेकेंडरी सेल वॉल। और सेकेंडरी सेल वॉल बनती कहाँ है? इनर साइड ऑफ द सेल। कैल्शियम पैक्टेट जो होता है मिडिल लेमेला का कंस्टिट्यूएंट होता है, और ये नेबरिंग सेल को जोड़ने का काम करते हैं। सेल वॉल जो होता है मिडिल लेमेला ट्रेवर्स्ड होते हैं बाय प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा। इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम की बात करें तो इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 2, 3, 4 ऑर्गेनल मतलब ईजी लब, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, वैक्यूल्स और लाइसोसोम मिल करके तालमेल बैठा करके कोऑर्डिनेशन वे में काम करते हैं। इसमें आता है इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में सबसे पहले बात करें अगर हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम होता है। टीनी ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर होता है, पूरे साइटोप्लाज्म में फैला होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो साइटोप्लाज्म को दो भाग में बांटा है, एक इंट्रासेलुलर और कंपार्टमेंट और एक ल्यूमिनल। ल्यूमिनल जो होता है वो इनसाइड ईआर है, और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल जो होता है वो साइटोप्लाज्म का कंपार्टमेंट होता है। साइटोप्लाज्म जो होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो दो प्रकार का होता है, रेयर और सेर। अगर उस पर उसके सरफेस पे अगर राइबोसोम पाया जाएगा तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, अगर नहीं पाया जाएगा तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। इसके अलावा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है, जबकि जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है स्टेरॉइडल हार्मोन और लिपिड बनाने में क्या करता है? मदद करता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो 1898 कैमिलो गोल्जी ने इसको खोजा था। 1898 कैमिलो गोल्जी ने इसको देखा था न्यूक्लियस के पास में। इसकी जो सिस्टर्नी होती है, सिस्टर्नी का जो डायमीटर होता
होता है वो 0.5 आधा से 1 माइक्रोमीटर होता है इसका जो डायमीटर है। सिस्टर्नी का डायमीटर आधा से 1 माइक्रोमीटर होता है और सिस्टर्नी की संख्या जो होती है वो कई हो सकती है गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, और ये कंसेंट्रिकली अरेंज होते हैं, मतलब न्यूक्लियस का मुंह और इनका मुंह एक दूसरे का अपोजिट होता है। कॉन्वेक्सिस इसको फॉर्मिंग फेस बोलते हैं, कॉन्वेक्सिस इसको फॉर्मिंग फेस बोलते हैं, कॉन्वेक्स सिक्स कॉन्वेक्स वो मिल गया। फॉर्मिंग कॉनकेव जो होता है ट्रांस होता है, मैचरिंग फेस कहते हैं, और सिस ट्रांस बिल्कुल एक दूसरे से अलग होते हैं बट एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं। फंक्शन जो होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो काम होता है वो मटेरियल की पैकेजिंग करना होता है, और ये डिलीवर करते हैं या तो इंटर सेलुलर में या बाहर, है ना, या तो इंट्रा सेलुलर में या तो आउटसाइड द सेल। मटेरियल जो होता है पैक होता है थैली के रूप में और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फ्यूज होता है। दैट्स वाई ये न्यूक्लियस के और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, गोल्जी ऑपरेटर जो होता है इंपॉर्टेंट साइट होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। इसके अलावा लाइसोसोम जो होते हैं जब ये पैकेजिंग होती है तो पैकेजिंग के टाइम ये बन जाते हैं, और आइसोलेटेड बेसाइकल होते हैं, वेरी रिच होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम में, ये एसिडिक पीएच पे एक्टिवेट होते हैं। इनमें एंजाइम पाया जाता है लाइपेज, प्रोटीज, कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रोलेज भी पाया जाता है, और एंजाइम जो होते हैं ये पचा लेते हैं कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, लिपिड को और न्यूक्लिक एसिड को। वैक्यूल की बात करें तो वैक्यूल जो होता है मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है साइटोप्लाज्म में, प्लांट के सेल में पाया जाता है। इट कंटेन्स वाटर सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर द सेल। जो चीज़ें सेल के लिए यूजफुल नहीं है वो सब इसमें पाई जाती हैं। वैक्यूल जो होता है वो सिंगल मेम्ब्रेन होता है, इसका सिंगल मेम्ब्रेन जो होता है टोनोप्लास्ट कहलाता है। इन प्लांट सेल वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सेल। प्लांट सेल में जो टोनोप्लास्ट होता है वो फैसिलिटेट करता है ट्रांसपोर्ट और नंबर ऑफ आयंस को अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, तो कुछ अमीबा, जैसे अमीबा में कंट्रेक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट होता है फॉर ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए। कुछ प्रोटिस्ट में फूड वैक्यूल पाया जाता है जो फूड को इंगल्फ करने में मदद करते हैं। हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसका सिंगुलर होता है माइटोकॉन्ड्रियन। जब तक इसको स्टेन नहीं करेंगे तब तक ये दिखेगा नहीं। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल डिपेंड करता है उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पर। इसके अलावा अगर शेप साइज़ की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा वेरी करता है। टिपिकली सॉसेज शेप का होता है, सिलेंड्रिकल होता है और डायमीटर 0.2 से 1 माइक्रोमीटर होता है। सॉसेज शेप सिलेंड्रिकल होता है और डायमीटर 0.2 से कितना होता है 1 माइक्रोमीटर होता है। इसकी लंबाई 1 से 4.1 माइक्रोमीटर होती है। 1 से 4.1 माइक्रोमीटर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। ये आउटर कंपार्टमेंट और इनर कंपार्टमेंट में बांटते हैं इसके एक्वस कंपार्टमेंट को। इनर कंपार्टमेंट जो होता है उसके अंदर होता है मैट्रिक्स, जबकि आउटर कॉम्प्लेक्स जो होता है वो लिमिटिंग बाउंड्री बनाता है ऑर्गेनल का साइटोप्लाज्म से। इनर मेम्ब्रेन जो होता है उसका नंबर ऑफ इनफोल्डिंग कहलाता है क्रिस्टी टूवर्ड्स द मैट्रिक्स। क्रिस्टी जो होता है इंक्रीज करता है सरफेस एरिया का। द टू मेम्ब्रेन हैव देयर ऑन स्पेसिफिक एंजाइम। इन दोनों मेम्ब्रेन का अपना अपना क्या होता है स्पेशल एंजाइम होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो साइट होते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन की, प्रोड्यूस करते हैं सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसके अलावा इनको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। मैट्रिक्स जो होता है इसमें सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल जो होते हैं राइबोसोम होते हैं, और कंपोनेंट होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिक्वायर होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो डिवाइड करता है बाई फिजन। अगर हम बात करें प्लास्टिड की, ध्यान देना, प्लास्टिड जो होता है प्लास्टिड फाउंड होता है प्लांट सेल में पाया जाता है और यूग्लिनाइड्स में भी पाया जाता है। ये बड़ा साइज़ का होता है इसलिए माइक्रोस्कोप से आसानी से दिख भी जाता है। इनमें स्पेशल पिगमेंट होते हैं जो इस पिगमेंट जो होते हैं सनलाइट को ट्रैप करने का काम करते हैं, इससे फोटोसिंथेसिस होता है। पिगमेंट के बेस पर प्लास्टिड को जो होता है 3 हिस्से में बांटा गया, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड का बना होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर होता है। इन क्रोमोप्लास्ट फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट लाइक कैरोटीन, फैट सॉल्युबल क्रोमोप्लास्ट लाइक कैरोटीन पिगमेंट पाए जाते हैं, जैंथोफिल पाए जाते हैं। ये जो होते हैं प्लांट को येलो, ऑरेंज और रेड कलर प्रोवाइड करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है, ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो कलरलेस प्लास्टिड होते हैं और ये वेरीड शेप और साइज़ के होते हैं। ये स्टोर करते हैं न्यूट्रिएंट को। 3 टाइप के होते हैं। एमाइलोप्लास्ट जो होता है कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को स्टोर करता है, इससे पोटैटो। इलायोप्लास्ट जो होता है स्टोर करता है ऑयल को, फैट को, जबकि एलियोप्लास्ट जो होता है वो प्रोटीन को स्टोर करता है। मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो ग्रीन होते हैं, फोटोसिंथेसिस मेसोफिल सेल में पाए जाते हैं। लेंस शेप के होते हैं, ओवल होते हैं, डिस्काइड रिबन जैसे भी हो सकते हैं। इनका लेंथ 5 से 10 माइक्रोमीटर, चौड़ाई 2 से 4 माइक्रोमीटर होती है। इनके नंबर भी वेरी करते हैं। 1 पर सेल ऑफ द क्लेमाइडोमोनास
अ ग्रीन एल्गा टू 20 से 40% इन मीजोफिल सेल, ठीक है, 20 से 40% इन द मेजोफिल सेल। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं इनमें भी डबल मेम्ब्रेन होता है। आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो ज़्यादा परमेबल होता है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन रिलेटिवली लेस परमेबल होता है। स्पेस जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाला स्टोमा कहलाता है। इसमें फ्लैटेंड सिक्के जैसा स्ट्रक्चर पाया, इसको थाइलाकॉइड कहते हैं। थाइलाकॉइड के ढेर को हम ग्रेना कहते हैं या इंटीग्रेनल थैलाकॉइड्स भी बोल सकते हो। इसके अलावा फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल जो स्ट्रक्चर पाया इसको स्टोमा लैमेली कहते हैं, जो कनेक्ट करता है थैलाकॉइड ऑफ डिफरेंट ग्रेना। मेम्ब्रेन जो होते हैं थैलाकॉइड के स्पेस होता है, उनके अंदर थैलाकॉइड के अंदर का स्पेस लीमेन कहलाता है। स्टोमा जो क्लोरोप्लास्ट का होता है उसमें एंजाइम पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट होता है। इसमें डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। राइबोसोम भी होता है। क्लोरोफिल में जो होता है राइबोसोम 70 प्रकार का होता है। राइबोसोम की बात करें तो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले इसको जॉर्ज पैलेट ने 1953 में देखा था। राइबोसोम जो होता है वो न्यूक्लिक प्रोटीन आरएनए और प्रोटीन से बना होता है और इस तरह मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है। यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S होता है। और यहाँ S फॉर जो होता है स्वीडबर्ग यूनिट जो स्टैंड होता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के लिए, ये इनडायरेक्टली मेजर करता है डेंसिटी और साइज। 70 या 180S दोनों राइबोसोम जो होते हैं वो 2 सब यूनिट से बने होते हैं। साइटोस्केलेटन की बात करें तो ये प्रोटीनिसिस स्ट्रक्चर होता है। माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट मिल करके साइटोस्केलेटन बनाते हैं। ये मोटिलिटी मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल को करते हैं। सीलिया और फ्लेजला की बात करें तो सीलिया जो होता है सीलियम सिंगुलर है, फ्लेजला का सिंगुलर फ्लेजलम है। हेयर लाइक आउटग्रोथ होता है। सीलिया स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जो ओर लाइक काम करता है, कंपैरेटिवली लॉन्गर होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है सेल मेम्ब्रेन के, ठीक है। इसके बाद बात करें कि जो डिफरेंट फॉर्म होता है यूकैरियोटिक फ्लेजला जो होती है वो प्रोकैरियोटिक फ्लेजला से क्या होती है, अलग होती है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पता चलता है कि फ्लेजला के ऊपर जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। इसका कोर जो होता है एक्सोनियम कहलाता है, जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल पैरेलली लॉन्ग एक्सिस के अलॉन्ग होते हैं। एक्सोनियम जो होता है वो 9 डबलेट रेडियली अरेंज होते हैं और एक पेयर सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल होता है। इस तरह 9+2 अरेंजमेंट होता है। सेंट्रल में जो ट्यूब्यूल होता है वो कवर्ड होता है सेंट्रल सीथ से, और सेंट्रल सीथ जो होता है वो कनेक्टेड होता है सभी पेरिफेरल डबलेट से रेडियल स्पोक से। 9 रेडियल स्पोक होते हैं। डबलेट जो होते हैं वो भी आपस में कनेक्टेड होते हैं लिंकर से। सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से सीलियम और फ्लेजलम की बेसल बॉडी का निर्माण होता है। सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम की बात करें तो सेंट्रोसोम जो होता है वो 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। एमार्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल होता है और परपेंडिकुलर होते हैं कि एक दूसरे के, और इनका ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो कार्ट व्हील जैसा होता है। 9 ट्रिपलेट होते हैं इनमें, और क्या नाम है, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। और सेंट्रल प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर जो होता है प्रॉक्सिमल रीजन में वो हब कहलाता है। रेडियल स्पोक जो होते हैं वो सब ट्रिपलेट से जुड़े भी होते हैं। और सेंट्रियोल जो होते हैं वो बेसल बॉडी बनाते हैं सीलिया और फ्लेजला का। और स्पिंडल फाइबर जो होता है सेल डिवीजन में मदद करता है। लास्ट टॉपिक हमारा जो आता है वो न्यूक्लियस आता है। न्यूक्लियस जो होता है रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में खोजा था। बेसिक डाई से जब इसको कलर किया फ्लेमिंग ने तो इसका नाम क्रोमेटिन दिया। इंटरफेस न्यूक्लियस की बात करें तो एक क्रोमेटिन न्यूक्लियर मैट्रिक्स के रूप में पाया जाता है। इसके अंदर न्यूक्लियोलाई भी पाया जाता है। न्यूक्लियर इन्वेलप जो होता है वो पैरेलल डबल मेम्ब्रेन होता है, और स्पेस जो होता है इनके बीच में वो 10 से 50 नैनोमीटर का होता है, ठीक है, जिसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, 10 से 50 नैनोमीटर। आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो रिमेन कंटिन्यूअस विद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस पे राइबोसोम पाया जाता है। न्यूक्लियर इन्वेलप जो होता है न्यूक्लियर पोर पाया जाता है मूवमेंट ऑफ आरएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल के लिए। एरिथ्रोसाइट और सीव ट्यूब में जो होता है न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। जनरली एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन कई सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी हो सकते हैं। न्यूक्लियस की जो मैट्रिक्स होती है न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाती है। इसमें न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन पाया जाता है। न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोलाई उसका प्लूरल है। न्यूक्लियोलाई जो होता है स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, वो न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाता है। और इट इज़ नॉट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, इट इज साइट फॉर एक्टिसोमल राइबोसोमल सिंथेसिस। लार्ज एंड न्यूमरस न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन सेल एक्टिवली कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस।
ठीक है। अब हमारा लास्ट पता होगा जो नेटवर्क होता है न्यूक्लियर प्रोटीन का फाइबर, उसको क्रोमेटिन कहते हैं, लेकिन जब सेल डिवीजन करना होता है तो ये क्रोमोसोम बना लेता है। इसके अलावा क्रोमेटिन जो होते हैं वो डीएनए पाए जाते हैं, और कुछ बेसिक प्रोटीन पर हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन मिल करके क्रोमोसोम का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्रोमोसोम जो होता है वो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जो होता है इसका सेंट्रोमेयर कहलाता है। सेंट्रोमेयर के दोनों तरफ डिस्क जैसे स्ट्रक्चर होता है, इसको काइनेटोकोर कहते हैं। सेंट्रोमेयर के पोजीशन के बेस पे इसको 4 भाग में बांटा गया, चार प्रकार में बांटा गया: मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक 2 इक्वल आर, सब मेटासेंट्रिक स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल, एक्रोसेंट्रिक जो होता है सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड, एंड टीलोसेंट्रिक में जो होता है वो सेंट्रोमेयर टर्मिनल पोजीशन पे होता है। कभी कभी कुछ क्रोमोसोम नॉन स्टैंडिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बनाते हैं कुछ जगह पे, और ये स्मॉल फ्रेगमेंट देते हैं जिसको सैटेलाइट कहते हैं। माइक्रोबॉडी जो होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसाइकल्स होते हैं दैट कंटेन वेरियस एंजाइम आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। इस तरह हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाला चैप्टर कंप्लीट होता है।